सात 27 क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का मैथ का पेपर है, गणित का मिड टर्म का 26 सितंबर 2025 को। तो जो भी 26 सितंबर को पेपर देने वाला है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर है जो मिड टर्म के लिए बनाया गया है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होकर आने वाले हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको करने होंगे। सर पूरा पेपर सोल्व करवाएंगे इस एक वीडियो में, एंड तक वॉच कर लेना, ठीक है। और 26 सितंबर को जो जाने वाला पेपर देने, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और पर ताकि आपका शेड्यूल मिलती रहे। करते वीडियो स्टार्ट। ये 10वीं क्लास का गणित का पेपर है, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे कि 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस। पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, फिर आगे पेपर पूरा सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में बोला गया कि टोटल आपका जो पेपर होगा वो 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा, 5 खंडों में, जिसे हम ABCDE कहते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल 38 प्रश्न होंगे जो खंडों में विभाजित होंगे। आप जो शुरू के 20 क्वेश्चन होंगे 1 से 20 वो MCQ टाइप होंगे जो खंड A में होंगे, ठीक है। खंड A में 20 नंबर के। उसके बाद जो बाकी के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 21 से 25 तक के, वो सारे 2-2 नंबर के होंगे जो खंड B में रहेंगे। उसके बाद जो 26 से 31 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन वो आपके सारे खंड C में रहेंगे, 3-3 अंकों के। क्लियर। उसके बाद खंड D है, उसमें टोटल 5 अंकों के 4 ही प्रश्न, यानी आपको 4 ही प्रश्न करने के 5-5 नंबर के करने को। उसके बाद खंड E है, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी होंगे पैसेज टाइप, और वो आपको सिर्फ 4-4 नंबर का एक पैसेज होगा। टोटल आपके 3 पैसेज होंगे, यानी 12 नंबर का ये रहेगा। क्लियर। और जितने भी क्वेश्चन है खंड B, C, D, E, इन सब में आपको ऑप्शन मिलेगा ध्रुव में, ऊपर वाला करो नीचे वाला को एक करना है। और इसमें आप साफ सुथरी आकृति बनानी है, डिज़ाइन, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आपको कोई भी मूल्यांकन प्रावधान नहीं होगा, नहीं इसमें बोला गया कि कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना, और कोई भी कि नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होगी, ठीक है। जो लिखोगे उसके बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। अब करते हैं पेपर सॉल्व, समझते हैं बारीकी से। तो पहले क्वेश्चन बोला एक घटना है जिसको घटित होने की जो प्रायिकता है 3/7 दी हुई है। तो ये घटना को नए घटने की प्रायिकता आपको बतानी है, यानी कि घटने की प्रायिकता आपको यहाँ पे दी गई है, अब ना घटने की प्रायिकता आपको बतानी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा MCQ में, वो देखते हैं, ये सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हो किसी घटना को, जो घटना के घटित और ना घटित होने की प्रायिकता एक होते हैं। जब भी कोई घटना घटित होगी या फिर ना घटित हो, उनकी जो प्रायिकता वो हम एक मानते हैं और एक ही होती है, ठीक है। यदि ये घटना के घटित होने की प्रायिकता आपकी PE इतनी दी हुई है, तो उसी घटना की न घटित होने की प्रायिकता वो PE होगी इस तरीके से, ठीक है। और इक्वल 1 के हम रखते हैं। तो जो ये PE है 3/7 और इसमें PE ये हमें निकालनी है, इक्वल 1 होता है, ठीक है, कि प्रायिकता 1 होती है। इस तरीके से हम रख देंगे। उसके बाद 3/7 लिख के ये आपका इस साइड चला जाएगा माइनस में, इस तरीके से। उसके बाद फिर इसका इस तरीके से हो जाएगा सेम, ठीक है। उसके बाद 4/7 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये आपका बनेगा। आई होप आपको समझ आएगा कि एकदम सिंपल सा होता है, यानी कि ना घटित होने की प्रायिकता फिर घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 रहती है, तो 1 के इक्वल हम रख देंगे। और ना घटित होने की प्रायिकता को हम PE मानते हैं, ठीक है। और जो PE वाले दूसरा है घटित होने की प्रायिकता वो आपको दी हुई है। सिंपल इस तरीके से आपको करना होता है सोल्व। आप चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। क्लियर। अब दूसरा इसमें बोला है M का वह मान, यानी M का मान बताने जिसके लिए समीकरण निकाय, ये समीकरण आपको दिया हुआ है, को हल नहीं है। इसमें बोला गया इन दोनों का कौन सा हल नहीं है वो आपको बतानी। सिंपल इसमें M का मान निकालना, आपको वो बताना होगा क्या होगा इसमें से, ठीक है। तब इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल 0, और ये 2n माइनस में my प्लस में 9 इक्वल में 0 दी हुई है। तो आपको पता ही होगा A1 6 होता है ये वाला, ठीक है। B1 3 होता है माइनस का ये रहा, और C1 होता है आपका 10, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेम वैसे ही A2 होता है 2, और B2 होता है आपका M, और C2 होता है आपका 9, इस तरीके से होता है। अब हमें M का मान निकालना है। तो M के मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका इस समीकरण का हल नहीं होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमें इसको सॉल्व करना है, A1/A2 B1/B2 को। तो ये आपका A1 और A2 आपको दिया हुआ 6 और 2 ये रहा, ठीक है। B1 आपको दिया -3 और B2 दिया हुआ आपका M ये रहा। माइनस से माइनस कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पे दोस्तों 2 से कट जाएगा 3, तो 3 इक्वल में 3M आ जाएगा, ठीक है। तो ये M है, ये नीचे चला जाएगा गुणा में, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। तो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा M का 1, यानी जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया आपका 1। तो इस तरीके जो इसका करेक्ट आंसर बना वो बना B। क्लियर। उसके बाद तीसरा है सहअभाज्य संख्या का महत्तम समापरिवर्तन सदा क्या होता है। तो ये बोला सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक सदा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B। इस तरीके से आपको करना है।
चौथा, यदि बहुपद पी एक्स यानी आपको बहुपद दिया हुआ है पी एक्स जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में बी है, उसके जो शून्य के अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, सिंपली आपको इसका मान निकालना और बताना है क्या होगा। तो चलते हैं इसको सोल्व करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ था, इस तरीके समीकरण। इसमें जो शून्य थे अल्फ़ा और बीटा था, तो इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में बीटा गुणा में अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा गुणा में बीटा इस तरीके से होता है। क्लियर। अब ये हो जाने के बाद सिंपली आपको पी एक्स दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में बी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल में सी ए, ठीक है, सी ए होगा, उसके बाद इक्वल में माइनस बी अपॉन ए, इस तरीके से होता है माइनस बी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में अल्फ़ा गुणा में बीटा, इस तरीके से होता है। तो इसमें ये आपका ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ये। क्लियर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका बी, ठीक है। तो इसका होगा अल्फ़ा प्लस में 2b, ये वो करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। क्लियर। अब अगले चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। उसके बाद है 7, अगला देखते हैं क्वेश्चन 5वां। 5 में बोला गया वह द्विघात बहुपद जिसके बहुपदकों के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल -10 है, तो वो क्या होगा। यानी सिंपली आपको इसमें बताना, इसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है, योग है -3 और गुणनफल है -10। तो इसको सोल्व करते देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -3 जो आपको दिया हुआ है, और शून्य गुणनफल दिया हुआ है -10, यानी गुणनफल गुणा अल्फ़ा गुणा में बीटा, इस तरीके से होता है। तो आपको एक समीकरण हो गया, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपको बनेगा डी, इस तरीके से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आपको दिया हुआ है -10, ये हो गया। अल्फ़ा प्लस में बीटा दिया -3 हो गया। अब एक्स से लिख दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, जिससे करने के बाद आपका आ गया ये करेक्ट आंसर डी, ठीक है। इस तरीके से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपली इस तरीके से करना होता है, यानी कि जब भी योग की बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस में बीटा होता है, गुणनफल की बात की जाए अल्फ़ा गुणा में बीटा होता है, इसलिए यहाँ पे गुणा ही लगाते, बस मान लेते हैं गुणा है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस तरीके से होता है। क्लियर। अब अगला चलते हैं 6ठा क्वेश्चन। तो छठे में बोला है HCF आपको यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल -6, वो LCM आपको निकालना है। सिंपली बताना है आपको LCM क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है क्या बनेगा। आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है जिसमें HCF आपको दिया हुआ है कि 6 आया, तो LCM आपको ज्ञात करना है क्या बनेगा। तो जब इसका LCM निकालते हैं तो LCM गुणा में HCF होता है और दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो गुणनफल क्या होगा, 336 गुणा में 54, ये रहा गुणनफल हो गया। अब इसमें आपको HCF दिया हुआ है 6, सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है, LCF गुणा में HCF इक्वल में दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या है 336 और 54, इन दोनों गुणा करेंगे, HCF दिया हुआ है 6, तो सिंपली 6 नीचे आपका डिवाइडर में हो जाएगा, इस तरीके संख्या बन जाएगी। अब ये इससे कट जाए, कटने के बाद जो HCM आएगा वो आएगा 3024, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। सिंपली इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद 7वां बोला गया 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि 234 है, इसका आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी इस तरीके से LCM निकाल के आपको इसका लिखना पड़ेगा कि क्या बनेगा, ठीक है, इसका आंसर। तो देखते क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। 2 एकम 2 2 एकम 2 14, उसके बाद फिर 3 से होगा, इस तरीके जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा बी, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 13, इस तरीके से बी होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है, बी होगा। क्लियर। उसके बाद 8वें में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, नहीं 14 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया हुआ है जिसके वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो आपका इस तरीके से दिया हुआ है कि पाई के स्थान पर आपको 22/7 रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा और क्या क्या चीज़ आपको दी गई है। तो इसमें आपको आर दिया हुआ है जो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे देख तो थीटा दिया हुआ है 19 है। तो एक वृत्त के इस तरीके से आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा सर्कल जिसमें ये सारे आपके 90 दिए हुए हैं। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है 360 थीटा अपॉन में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब थीटा आपको दिया हुआ है 90 और पाई के स्थान पर 22/7 यूज़ करने, जो क्वेश्चन में भी बोला गया था। आर दिया हुआ है, रेडियस 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 के गुणा आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखने के बाद सिंपली काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद जो आपका बचेगा 11 और 14 बचेगा, तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर आ गया वो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। सिंपली क्या करना था, इसमें आपको थीटा दिया हुआ था 90, आर दिया हुआ था, सिंपली ये फॉर्मूला पुट करके इक्वेशन आपको सारी चीज़ इसमें पुट करनी थी और सिंपली आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से सबको निकालना है। उसके बाद 9वें में आपको आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जिससे आरोहित क्रम में है और 200
देख तो 27.5 है, तो एक्स का मान सिंपली आपको इसमें जो एक्स है इनका मान ज्ञात करना है कि मान क्या होगा। ठीक है, तो हम मान निकालते देखते किस तरीके से निकलेगा। तो दिया हुआ जिसमें एक्स का मान आपको निकालना है और मध्यक 27.5 दिया हुआ है, तो यानी कितना होगा 8। 8 क्या, ये जो संख्या ये 8 है टोटल। ठीक है, तो मध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला पुट होगा जिसमें एन आपका दिया हुआ है 8, तो इस तरीके से कट जाएगा, तो 4 वहाँ आ जाएगा और ये आपका भी आ जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से पाँचवा पद, यानी चौथा और पाँचवा पद आपको इस तरीके से करना है प्लस में और डिवाइड बाई 2। तो चौथा पद होगा आपका x प्लस में 2, पाँचवा पद होगा x प्लस में 3 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बनेगी आपकी कुछ संख्या। ठीक है, अब इसमें ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इससे गुणा हो जाएगा और ये इक्वल मार्क इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे बचेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, 5.5 होगा, इस 55 होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके की संख्या बन जाएगी। अब इस तरीके से बन जाने के बाद 5 सेट आ जाएगा, तो 55 से 5 चला जाएगा, 50 बचेगा और 2n बचेगा। जब 50 और इक्वल में 2n बचेगा तो 2 नीचे चला जाएगा गुणा डिवाइड में जाने के बाद कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 25। ठीक है, तो इस तरीके जो करेक्ट आंसर आए वो आएगा 25, तो 25 होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से 25 होगा ए करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद 10वें में बोला है आपको आकृति दी हुई इस तरीके से ये, जिसमें पी बी ए क्यू और बी सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा आपको दी हुई है। यदि ए बी 5 है, ए सी 6 है और बी सी 4 है, तो ए पी की लंबाई, यानी आपको ए पी है ये रहा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आपको बताना है क्या आएगी इसकी लंबाई। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, जिसमें ए बी आपको दिया हुआ है 5, ए सी दिया हुआ है 6, बी सी दिया हुआ है 4, यानी आपको ए पी ज्ञात करना है। तो इसमें माना कि जो बी डी है, यानी जो आपका ये है बी डी, ये रहा बी डी, ये आपका एक्स है, और जो ये सी डी है ये आपका 4 माइनस में एक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें 2 चीज़ आपको मेंशन की गई है कि पी बी है वो इक्वल बी डी के, यानी जो ये पी बी है, ठीक है, ये बी डी के बराबर है, और सी क्यू है ये सी डी के बराबर है, क्योंकि जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा आती है वह उभयनिष्ठ बिंदुओं से जाती है तो बराबर होती है। ठीक है, ये आपको लिखना है सेम ऐसे ही कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से जाती है बराबर होती है, तो इस तरीके से बराबर हो जाएगी। इसलिए हमें ए पी निकालना, तो ए पी इक्वल में ए क्यू होगा। ठीक है, ए पी इक्वल में ए क्यू, जैसे कि ए पी इक्वल में ए क्यू होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह स्पर्श रेखाएं बराबर होती है कि जो स्पर्श रेखा होगी दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसलिए आपका इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा ए पी होगा ए बी प्लस में पी बी। ठीक है, पी पी इस तरीके से ए बी प्लस में बी पी, ऐसी ए सी प्लस में सी क्यू, इस तरीके से होगा। ठीक है, होने के बाद आपका ए बी दिया हुआ है 5, ए सी दिया हुआ है 6। ठीक है, और जी सी डी इस तरीके से होगा, जो आपका 4 माइनस में एक्स हमने माना था। ठीक है, डी होगा यहाँ पे, डी सी डी माना था ये रहा। ठीक है, अब सिंपली इस तरीके से आपकी संख्या बन जाएगी। बन जाने के बाद 6 4 कर देंगे 10, 10 माइनस में एक्स हो जाएगा। हो जाने के बाद एक्स को एक साइड लेंगे और इसको इस साइड लेंगे, संख्या को इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पे आपका 2x इक्वल में 5 होगा। अब ये नीचे चला जाएगा तो x आएगा आपका 2.5, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी संख्या बनेगी। जब 2.5 आ गया, आ जाने के बाद आपको ए पी निकालना है। ठीक है, ए पी निकालने क्या होगा, ए बी आपको दिया हुआ है 5 और पी बी आपकी आ गई 2.5। 2.5 आने के बाद इसको इससे प्लस कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से जो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका बी। उसके बाद 11वां, एक थैले में 6 लाल गेंद और 5 नीले गेंद है, यानी कि टोटल कितनी गेंद है 11। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एक गेंद ये अच्छे से निकालनी है, एक गेंद आपको निकालनी है और जो गेंद निकलेगी वो नीली गेंद होने की प्रायिकता को बतानी है। तो नीली गेंद कितनी है 5 और टोटल गेंद कितनी है 11, तो टोटल नीचे आएगी, जो सी गेंद की बात की गई वो ऊपर आएगी। तो इस तरीके से 5/11 हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। सिंपल इस तरीके से, क्लियर। उसके बाद 12वां है। 12 में बोला गया 2 चर वाले एक रेखीय समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। नहीं बोला है 2 चर वाले रेखीय समीकरण जिसके अद्वितीय हल है, इनका ग्राफ किस प्रकार की रेखा प्रदर्शित करेगा, ग्राफ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा सी, संपातिक ग्राफ प्रदर्शित करेगा। क्लियर। उसके बाद 13वां, यदि इस तरीके से एंगल ए बी सी है, ये आपका एंगल डी ई एफ है, तो एंगल ए आपको दिया हुआ है 45, सी दिया हुआ है 55, तो ई का मान आपको निकालना है। तो चलते हैं इसको सोल्व करने डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से सोल्व होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सोल्व होगा, जिसमें आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ जिसमें ई आपको निकालना है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, ए एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये सारे एंगल ये आपको 2 एंगल दिया हुआ है, ये रहा एक ही एंगल, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है।
जिसमें आपको ई निकालना है, ये रहा। तो इन तीनों को प्लस करके 180 से हम इक्वल रख देंगे, जिसकी ए बी एंगल आपको दिया हुआ है 45, ठीक है। एंगल बी आपको निकालना है, एंगल सी दिया हुआ है 55। तो 45 55 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल बी आ गया आपका 80। जब एंगल बी ही 80 है ये, तो ये भी आपका 80 ही होगा ई, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई 80, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर बना वो बना डी, डी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है 14, एक ढोलन है, ठीक है, ढोलन जिसके दोस्तों 30 का कोण बनाते हुए गति करते हैं, 30 का कोण बनाता है तो तथा 70.6 सेंटीमीटर लंबी की एक चाप बनाता है। तो इस दोलन की लंबाई, सिंपली आपको जो यह दोलन इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई क्या बनेगी। तो चलते इसको सोल्व करने, देखते हैं लंबाई क्या आएगी। तो यहाँ पे डोलन के चाप की जो लंबाई है वो आपको दी हुई है 17.6 और डोलन द्वारा बनाया गया कोण भी दिया हुआ है 13। तो जो डोलन के चाप की जो लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है थीटा अपॉन में 360 गुना में 2πr। अब थीटा दिया हुआ है 30, 360 आपको दिया हुआ है, 2 का 2 आएगा, पाई के स्थान पर 22/7 यूज़ करते हैं। आर आपको निकालनी है जो आपकी रेडियस, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सिंपली आपको 17.6 के ये इक्वल रख देंगे, ठीक है जी। डोलन के चाप की लंबाई आपको दी हुई है, सिंपली आपको आर निकालना है, रेडियस क्या होगा। तो इस तरीके से करने के बाद सिंपली हम काट देंगे तो बचेगा 1.6, ठीक है। तो ये इस तरीके से बचने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके बचेगा 17.6 इक्वल में आपका इस तरीके से जो संख्या है ये बचती है, ठीक है। इस साइड आपका मान लो बचेगा क्या, 3 गुणा में 7 और 11, ये ऊपर 11 बचेगी और नीचे 3 गुणा में 7 बचेगा। इस तरीके से ये रहा 3, ये रहा 7, ये रहा ऊपर 11, ठीक है। फिर क्लियर समझा दूँ, 17.6 इक्वल में 11/3 गुणा में 7 ये बचेगा जब हम इसको काट देंगे। तो बट कटने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, जिससे कि आर आपकी निकल आएगी इस तरीके से। आप काट देंगे तो जिसमें आर आई वो आपकी आई 33.6। तो इस तरीके से बी होगा करेक्ट आंसर 33.6। क्लियर, ये आपका हो गया 33.6। सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना होता है और इक्वेशन को आपको सोल्व हो जाती है तुरंत। उसके बाद 15 में एक निरीक्षक है, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, जिसमें आपका एंगल ए है, वो एंगल के लिए tan ए 3/4 प्राप्त किया, यानी एंगल ए ही आपका बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति यदि ए मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। नहीं, ये आपको बोला ये आपका एंगल दिया हुआ है, अगर ये इस तरीके से 40 पे है तो ये जो लंबाई है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की जो ऊंचाई है आपको ज्ञात करनी है, यानी लंबाई दी हुई है, एंगल ए भी दिया हुआ है, बस आपको ऊंचाई बतानी है कि ऊंचाई कितनी होगी इसकी। क्लियर, अब इसको आपको थोड़ा सोल्व करना होगा, इसका आंसर आपको बताना होगा और ये प्रॉपर सोल्व का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि एमसीक्यू वाला, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे tan ए होगा, ठीक है, tan ए ये रहा, ये 3/4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका होगा CB/BA, ठीक है, इक्वल में 3/4 क्या होगा, तो B आपको दिया हुआ है 40, ठीक है, 40 दिया हुआ है, इस तरीके से होगा। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये कट जाएगा, तो सी बी आपका आएगा 3 गुणा में, तो सी बी आ गया आपका 30। सिंपली इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 30। सिंपली कुछ नहीं करना, tan ए लिख देना है, ठीक है। tan ए में क्या होता है कि ये डिवाइड बाई ये होता है, इक्वल में 3/4 की हो जाएगा। हो जाने के बाद इस तरीके से संख्या बनेगी, संख्या बनने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर कट जाएगा, तो सी बी आपका आ जाएगा 3 गुणा में 10, जिससे कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद 16 में दिया हुआ है नीचे ग्राफ आपको दर्शाया गया और बताया गया कि बहुभुज के शून्यकों की संख्या, नहीं जो शून्यक है उसकी संख्या बतानी, नहीं एक्स अक्ष पर जितने भी ये लाइन टच है वो आपको बतानी कितनी होगी। तो इसमें आप देख तो कितनी टच है, 1 है, 2 ये रही, 3 ये रही, 3 टच है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सिंपल इस तरीके से बताना है, शून्यकों की संख्या है, शून्य का नहीं एक्स अक्ष पर जो स्थित है, एक्स अक्ष पर जितनी भी लाइन काटी है वो बतानी है। तो इसमें सिंपली 3 लाइन काट रही है, 1 2 3, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इस तरीके से। उसके बाद 70वां में यहाँ पे देख सकते कोसेक इक्वल में दिया हुआ है 3/2, तो 4 ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपली आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलते इसका मान निकालने। तो इसका मान कैसे निकलेगा, कोसेक थीटा इक्वल में 3/2 दिया हुआ है, जिसमें ये 3 है, ये आपका एच है, 2 दिया हुआ है, ये बेस है पी, ठीक है, हाइट और बेस इस तरीके से होता है ना ये आपका फॉर्मूला, बेस, ठीक है, ये हाइट होता है और ये पी होता है, ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। ये एच बी और पी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जिसमें एच आपको दिया हुआ है 3, पी दिया हुआ है 2, ठीक है, तो इसका आप स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका होगा 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 4 बी हो जाएगा, यानी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा 9 इक्वल में
4 प्लस में बी स्क्वायर, तो ये 4 इस तरीके से सेट चला जाएगा माइनस में, जिससे कि ये रूट में 5 आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, जब रूट में 5 आ गया, बी आपका ये बी है, रूट में 5 आ गया, तो उसके बाद आपको इसका मान निकालना है। जो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ये एच पी होता है, और ये कोट स्क्वायर थीटा होता है ये पी बी पी होता है। तो इसमें एच आपका दिया हुआ है, ऊपर क्या था। ठीक है, तो इसका सिंपली इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, सोल्व। तो सोल्व होने के बाद जो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा 14। 14 होगा करेक्ट आंसर 14। क्लियर, इस तरीके से बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अगला चलता है 18वें पे। यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ ये रहा इस तरीके से, इसमें चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी ये को दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त को परिगम करता है, वृत्त होता है सर्कल, इसको परिगम करता है, बंद करता है। यह पी बी प्लस में सी आर बराबर है, यानी आपको ये बताना है कि जो पी बी है और सी आर ए बराबर है। ठीक है, नीचे पी बी और जो ये सी आर है ये बराबर, आपको ये ज्ञात करना है। तो चलते इसके आंसर सोल्व करने, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो इसमें इस तरीके से आपको निकालना होगा, नहीं जो सी आर है ये सी क्यू के बराबर हो, ये पी बी है ये पी क्यू के बराबर, क्योंकि वृत्त की जो स्पर्शिका होती है वह बेनिश बिंदु से जाती है तो वह बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे पी बी प्लस में सी आर, यानी जो ये पी बी है प्लस में सी आर, और ये पी क्यू अपॉन में सी क्यू ये लिख देंगे, जिससे कि इक्वल होने के बाद इस तरीके से आपका आ जाएगा बी सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बी सी। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। क्लियर, करेक्ट, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 19वां 20वां है, इसमें आपको इस तरीके से विकथन कारण दिया हुआ है, सिंपली आपको बताने कि क्या चीज़ सही है, विकथन सही है, कारण सही है, वही दूसरे रिलेशन करता है कि ये चीज़ आपको बतानी है। जैसे कि विकथन दिया हुआ है ए, जिसमें ए बी सी है ये ए पी में है, यदि और केवल यदि 2b इक्वल में a प्लस में c हो, यानी इस तरीके से आपको कुछ इक्वेशन बोली गई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे आप, और इसमें कारण में बोला है r, पहली n विषम प्राकृतिक संख्या का योग n स्क्वायर होता है, नहीं बोला गया जो पहली n विषम संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, उसका योग n स्क्वायर होता है। ये बात तो सही है कि जो विषम प्राकृतिक संख्या होती है वो n स्क्वायर होता है। तो आपको सिंपली इसका पहले सोल्व करते हैं अभिकथन, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए आपको दिया हुआ है ए पी है, वो आपका a प्लस में ये ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस में c इक्वल में 2 कर देंगे, जिससे कि आपका जो कैरेक्टर बनेगा a प्लस में c इक्वल में 2b बन जाएगा, जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा b। कि ये बात सही है कि n स्क्वायर होता है, ये भी सही है, और जो इक्वेशन थी वो भी सही थी, लेकिन एक दूसरे को सही से रिलेशन नहीं कर रही थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका b बनेगा। और b के लेते क्या बनेगा b, तो इस तरीके से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनता है। उसके बाद 20वां बोला गया यदि बिंदु ए है, बी है और क्यू है, वह वृत्त पर स्थित है, तो एक्स का जो मान होगा 2 होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो बात सही की गई है कि 2 मान होगा, लेकिन जो कारण आर है कि इसका कहना आर का कि जो वृत्त का केंद्र होता है वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है, ये बात गलत है। सिंपली आर जब गलत होता है तो इसलिए करेक्ट आंसर बन जाता है सी, कि आर असत्य है। जब आर असत्य हो जाएगा तो ए बी का कोई चांस ही नहीं रहेगा कि ए और बी रहेगा आंसर इसका, और सी डी भी नहीं रहेगा। तो क्लियर, हमें ये पता चल जाता है कि जो वृत्त का केंद्र होता है वह वृत्त के प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु नहीं हो सकता। कुछ इस तरीके से बोला गया था इसमें कि अगर कोई लाइन खींचेंगे तो वो उसका मध्य बिंदु होगा ये केंद्र, यानी इसमें बोला गया था जब भी कोई सर्कल होगा, वृत्त होगा, उसमें जब भी हम कोई लाइन खींचेंगे तो वो जो मध्य बिंदु है वो उसकी वो कहलाएगी जीवा। ठीक है, जीवा कहलाएगी। तो ये आपका बोला गया था, तो इसलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका सी। अब उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है खंड बी के, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दो। हमारे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।